Assalamu alaikum, beta. Today, the last intermolecular forces will remain, and that was induced dipole, temporary dipole, या van der Waal. Before this, we started. The topic was intermolecular forces. We already have done permanent dipole and hydrogen bonding, and now we have to continue with the intermolecular forces. The third type, which is van der Waal force, also known as a temporary dipole, and this force exists between non-polar molecules. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उसके लिए क्राइटेरिया वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि इफ द सेम एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो तो दैट इज बिकॉज वी हैव टोल्ड यू अर्लियर कि 0.4 से कम अगर होगा तो दैट इज नॉन पोलर. सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉन पोलर एंड ड्यू टू सिमिट्री सम टाइम नेट पोल्स आर कैंसिल्ड आउट तो वो नॉन पोलर होते हैं. और नॉन पोलर में जो है एक ही फोर्स होती है, दैट फोर्स इज नोन एज टेम्परेरी डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल या फिर इसको वान डेर वाल फोर्स भी कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द वान डेर वाल फोर्स कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन है और कैसे ये फोर्स जो है हाउ इट अराइजेस. Now the third type is known as a van der Waal force. It is also known as temporary dipole force, और फिर the last name is induced dipole. First of all, this force exists between non-polar molecules. So this force exists between non-polar molecules. तो how this force arise? तो सबसे पहले जो है there are various definition given for these type of forces. Actually, if we consider these molecules, for example, we have F and F, एक molecule है which is non-polar, having no charge. Similarly, the other molecule will be same. तो फ्लोरीन की गैस एंड ये भी फ्लोरीन गैस. There should not be a force. इसमें कोई force होनी नहीं चाहिए because there is no charge. Similarly, अगर हम यहाँ पे नीचे बनाते हैं आयोडीन, तो ये आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी. दिस इज सेकंड आयोडीन मॉलिक्यूल. तो सिमिलर साइज के बनाने के लिए जो है हम एक ही बना लेते हैं. दिस इज आयोडीन मॉलिक्यूल एंड ये आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया. और सिमिलरली जो है ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया. तो इफ समवन आस्क के व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, तो हम बोलेंगे फोर्स है ही नहीं, इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है. तो परमानेंट डायपोल में आपको पता है कि पार्शियल चार्जेस आ गए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी चार्जेस थे, यहाँ पे तो चार्जेस ही नहीं है. तो द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जब हमें पता चला तो नंबर वन रीजन जो था इसका कि फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दैट इज इफ वी सी तो फ्लोरीन इज अ गैस, ये गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बट आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट आरटीपी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ग्रुप 7 के नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं. इसका मतलब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़रा ज़्यादा होगा आयोडीन का, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज लो. तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है, तो फिर ये फोर्स डेवलप कहाँ से होगी. नाउ फॉर दिस एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इनका मामला ये है कि अगर मैं इसको सबको साइड पे कर दूं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं कि यहाँ पर हम फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है, एक फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स होते हैं. तो वी हैव अ 2, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 19 प्रोटॉन्स होंगे और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें भी 19 प्रोटॉन्स होंगे. सिमिलरली दे विल हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड देम. ये मॉलिक्यूल इसमें भी 19 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हम इसको जो है स्फीयर बना लेते हैं 19 एंड 19. तो यहाँ पर इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 19 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली आयोडीन के पास 53 मीन्स 106 प्रोटॉन्स
एक मॉलिक्यूल के पास, इसमें भी 106, और इसका स्फीयर लगाते हैं हमारे पास, कुछ ये हिसाब किताब हो जाएगा, एंड इट हैज़ 106 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इट हैज़ 106 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक्चुअली दीज आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरीके से आपके सारे जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी होगी इसमें, तो ये वाली हम बात कर रहे हैं. तो इसको सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसने होल्ड किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है. लेकिन एट द सेम टाइम इसके प्रोटॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हल्की सी बहुत ही वीक सी फोर्स लगाते हैं. सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस वन, एंड ऑन द अदर हैंड इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, और ये इसके दरमियान. तो एक्चुअली वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल ने इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया. He says कि electrons of the one, electrons of one molecule are attracted toward nucleus of other molecule. तो एक मॉलिक्यूल के जो प्रोटॉन्स हैं वो दूसरे के ऊपर हल्का सा एक इन्फ्लुएंस लेके आते हैं. दैट फोर्स विल बी टर्म्ड एज वांडरवाल फोर्स. तो इस बंदे ने इसको वांडरवाल की टर्म में इस तरीके से समझाया कि एक के प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होते हैं. ना वांडरवाल फोर्स जो है, फिर वांडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली है विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे. इस तरीके से वांडरवाल फोर्स आल्सो डिपेंड सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी फोर्स इसकी जो है ज़्यादा हो जाएगी. अब जो है इसकी बेस के ऊपर हम अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि डिस्क्राइब मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 7 डाउन द ग्रुप. तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो लिखने में. तो इसके आंसर में नंबर 1 पॉइंट हमें ये लिखना है, ऑल हैलोजेंस आर simple non-polar molecules. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा, they have weak van der Waals forces. Down the group, number of electrons and surface area of molecules increases. Stronger van der Waals forces resulting increasing melting point या boiling point down the group. तो ये 4 पॉइंट्स हो गए इस पे. इसको किसी ने टेम्परेरी डायपोल के टर्म में भी समझाया, तो टेम्परेरी डायपोल जो है उसकी टर्म में हम भी समझाने की कोशिश करते हैं. तो कभी इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे. देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ
और इसमें एक लिक्विड रखा है दैट इज नॉन पोलर एंड लेट्स से इट्स ब्रोमीन। ये एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हो गया, और ये एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हो गया। ये पार्टिकल्स जो हैं आइदर दे आर लिक्विड या दे आर गैस, तो दे विल मूव। अभी इस वक्त तो इसके ऊपर नेट पोल जो है कोई नहीं है, नॉन पोलर है। तो ड्यूरिंग मूवमेंट इनका क्या हिसाब किताब बन जाता होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वॉल लगा देता हूँ, ये हमारे पास वॉल है, कंटेनर की वॉल हो सकती है, वैसे कोई वॉल है। और ये मॉलिक्यूल अगर इस तरफ मूव करता है तो इस केस में इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट विल मूव। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अ लाइटर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है स्लाइटली पीछे रह जाएगा, हल्का सा पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर ये इस तरफ मूवमेंट हो रही है इसकी। तो इसके ऊपर जो है इस ब्रोमीन को मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से ताकि समझाना आसान हो जाए। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वॉल इट विल मूव ऑन दिस डायरेक्शन। नाउ जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये ब्रोमीन और सेकंड ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, अब इस वक्त इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ये होने की वजह से इसका क्लाउड जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा और इस तरफ कम हो जाएगा। जिस तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइटर पार्ट, तो वो पीछे रह जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दीज टू ब्रोमीन एटम्स जो आपके पास ब्लू में मैंने मार्क किए हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। मैं बात कर रहा हूं इस ब्रोमीन की और इस ब्रोमीन की। एक वक्त में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये थी। दूसरी वक्त में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये चार्ज परमानेंट नहीं है, ये चार्ज जो है टेम्परेरी आ गया इसके ऊपर, इसलिए हम इसे कहते हैं टेम्पोरेरी डायपोल आ गया। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे विजुलाइज करें, इफ यू हैड HCl, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी थी, चाहे ये इस तरफ मूव करे चाहे ये इस तरफ मूव करे, ये ऐसा ही रहेगा। इस पे जो है इसे हम कहते हैं परमानेंट डायपोल। और ये परमानेंट डायपोल किस वजह से आई थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जबकि यहां पर टेम्परेरी डायपोल आ रही है, उसकी वजह क्या है? मूवमेंट, या अच्छा वर्ड हो जाएगा रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रैंडम मूवमेंट, अगर मतलब अगर कोई स्टैटिक पार्टिकल है तब भी उसमें वाइब्रेशन तो हो रही होगी। जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल है, उसमें ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा था तो इट विल वाइब्रेट। ये इस तरीके से जब वाइब्रेट करेगा तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन जो है इसका क्लाउड जो है थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी चार्जेस पार्शल आ सकते हैं। तो इसके लिए हम अब जो है इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं कि ऐसा टेम्परेरी डायपोल क्यों कहते हैं इसको। ड्यू टू रैंडम movement of electron cloud, symmetry distribution of electrons on a non-polar molecule becomes uneven. So molecule bear
टेम्पोरेरी partial positive and partial negative charges, that is dipole. तो एक साइंटिस्ट ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, इसको टेम्परेरी डाइपोल कहते हैं। फिर जो है इसको इंड्यूस डाइपोल भी कहते हैं। तो इंड्यूस के लिए भी हम देख लेते हैं, इसका तीसरा नाम जो है दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। इंडक्शन का टर्म यू हैव सीन, यू हैव लर्न इन फिजिक्स में, आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पे जो चार्ज इंडक्ट कर देगा। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल में हमने एक कंटेनर लिया, इसमें मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ ब्रोमीन का, जो कि लिक्विड होता है, और इसकी क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ ऐसी है। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है आपके पास, इस तरफ Br, इस तरफ भी Br, एंड ब्रोमीन लिक्विड जो है उसमें इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, एंड सारे के सारे दे आर नॉन पोलर। अब ये कंटेनर था और इसको हम जो है कंप्लीट कर देते हैं दोबारा। इनमें से कोई पार्टिकल अगर हल्का सा मूव करता है तो उसके ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्जेस आ जाएंगे। तो अगर लेट्स से ये वाला पार्टिकल जो है थोड़ा सा मूव करता है, मतलब इस डायरेक्शन में, अगर ये ऐसा करेगा तो उस वक्त इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, ये आप सब समझ सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर आफ्टर मूवमेंट इसका क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी, एंड दैट विल कम, लेट्स से कुछ इस तरफ हो गया। अगर ये इस तरफ मूव किया था तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद जो है ये जो चार्जेस आए इसके ऊपर, ये टेम्परेरी चार्जेस हैं। तो इसके ऊपर जो है टेम्परेरी चार्जेस आ गए। आफ्टर मूवमेंट टेम्परेरी डाइपोल डेवलप होगी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एंड यहां पर हम लिखने जा रहे हैं कि इंडक्शन हो जाएगी, मतलब रिजल्टिंग इन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी थी, ये वही वाला पार्ट पिछला वाला बना रहे हैं हम लोग। यहां पर रिपल्जन बन जाएगी इनके दरमियान। इधर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो थे इसके, ये रिपेल करेंगे इसको। ये साइड नेगेटिव है, ये यहां से रिपल्जन कॉज करेगी इस ब्लू वाले मॉलिक्यूल पे। तो यहां पर रिपल्जन ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फील करेगा, जिसकी वजह से इसका क्लाउड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब, और ये मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसका क्लाउड डिस्टॉर्ट होकर इस तरफ चला जाएगा, और इस तरीके से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे जो मूवमेंट की वजह से हुआ था इसे हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल आया है। और इस केस में ये जो इसने इंडक्शन किया है,
तो इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है दैट इज इंड्यूस्ड बाय रेड मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम इसको, जिसके ऊपर चार्ज आ रहे हैं, उस वजह से इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस बात को जो है हमने वहां पे भी लिखा हुआ है, तो यहां पर इसके लिए अगर एक्सप्लेन करें वर्ड्स में तो ये हो जाएगा डाइपोल, पार्शियल चार्जेस की बजाय हम डाइपोल लिखते हैं। डाइपोल inducted by a temporary dipole dipole molecule, temporarily polar molecule, or a polar molecule, or by a polar molecule on a non-polar molecule। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, जैसे ब्रोमीन जो है आपको पता है कि पानी में सॉल्युबल होती है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ये हो गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉन पोलर। अगर आप इसके सामने वाटर को लेके आ गए तो वाटर भी ये काम कर सकता है। वाटर क्योंकि पोलर है, उसकी शेप ऐसी होती है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड किया होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर इस वक्त तो चार्ज नहीं है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन बनेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्शन मिल रही है, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्जन मिल रही है। जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट पेज पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि इसका क्लाउड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि इट विल कम, रिपल्जन की वजह से क्लाउड इस तरफ ज़रा ज़्यादा चला जाएगा और उस तरफ अट्रैक्शन थी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव था। तो इस मॉलिक्यूल को, ये नॉन पोलर था, अब ये पोलर हो गया टेम्परेरली, और इसको, इस पे चार्ज इंडक्ट किया है वाटर मॉलिक्यूल ने, एक पोलर मॉलिक्यूल ने। जबकि इस केस में आपके ऊपर, इसमें जो मॉलिक्यूल था हमारे पास ये वाला, लेट्स से दिस वन, तो ऑन दिस मॉलिक्यूल दिस बिकम्स टेम्परेरी डाइपोल, टेम्परेरी पोलर बन गया ये, एंड हियर द चार्ज वाज इंडक्टेड बाय टेम्परेरी डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो टेम्परेरी पोलर मॉलिक्यूल था उसने चार्ज इंडक्ट किया। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। अब आ जाते हैं इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, देखिए हमारे पास दो टाइप हैं, एक है एटॉमिक बॉन्ड और एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड अगर टूटते हैं तो फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब उसका केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि ये जो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होती है। और ये लाजमी सी बात है कि इंटर एटॉमिक जो है इंटर मॉलिक्यूलर से ज़रा ज़्यादा होता है। अब इंटर एटॉमिक में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, उन तीन टाइप्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक होता है। आयनिक के बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड टाइप इज मेटेलिक, एंड मेटेलिक के बाद हमारे पास होता है कोवेलेंट।
इसके बाद देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट के। हमारे पास इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डायपोल या परमानेंट डायपोल, एंड द लास्ट वन इज वान डेर वाल। तो ये तो द वीकेस्ट फोर्स इज वान डेर वाल फोर्स। तो ये उन पार्टिकल्स में भी एग्जिस्ट करती है जिन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब मेरे दो हाथ जो हैं इन पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनमें भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, बिकॉज द प्रोटॉन ऑफ वन हैंड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये फोर्सेज जो हैं बहुत वीक होती हैं फिजिकल, ये बहुत वीक, वेरी वीक देन इंटर एटॉमिक। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये बात आपको बता दें, अ कोवेलेंट बॉन्ड is 200 times stronger than हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब जब इनको मेल्ट करते हैं और बॉयल करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग टूटती हैं उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें एग्जिस्ट करती हैं। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस ओवरकम होती है। मेटेलिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम होती है। कोवेलेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं टूटती, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल, परमानेंट डायपोल एंड वान डेर वाल ओवरकम। इसलिए कोवेलेंट वालों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब इस बेस के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड भी कभी टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इन मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह हो गया, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं कोवेलेंट, उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होती हैं। तो इस बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे चलते हैं। तो आप हमने इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को जो पढ़ी थी उनको अप्लाई करना है हमने, कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस फिजिकल केमिस्ट्री। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बेस के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने आपको बता दिए थे कि कैसे करने हैं। लेट्स सी कि क्या हिसाब किताब बैठता है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। जी, पहला क्वेश्चन है और ये हम कर सकते हैं। आई गेस दिस इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसकी अगर शेप बनाएंगे, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 4, इसकी शेप कुछ ऐसी है। तो 4 Cl लगे हुए और ये मॉलिक्यूल जो है आपको चेक करना है कि कोवेलेंट तो है ये। इसमें कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों के चारों यूज़ कर लिए, ये नहीं होता। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें वान डेर वाल होगी, हर सिंपल मॉलिक्यूल में वान डेर वाल फोर्स होगी। अगर ये नॉन पोलर हुआ तो वान डेर वाल होगी ना।
इस साइड पे क्लोरीन आ रहा है, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, तो पूरा स्फीयर जो है इसका सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें वान डेर वाल भी एग्जिस्ट कर रही है एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली बात ये कोवेलेंट तो है। नंबर टू, हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इसमें, और दूसरा सिलिकॉन मतलब ऐसा ही बना होगा जैसे मैं आपको यहाँ पे, सिलिकॉन एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एवोगैड्रो के हिसाब से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी वान डेर वाल। नाउ द क्वेश्चन इज which solid exhibit more than one type of chemical bond। ये केमिकल बॉन्ड तो नहीं कहना चाहिए था इसको, बहरहाल बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग। तो मोर देन वन टाइप की बॉन्डिंग जब होती है वो होगी आपके पास, देखें आयनिक में सिर्फ आयनिक बॉन्ड होगा, मेटैलिक में सिर्फ मेटैलिक बॉन्ड होगा, ओनली वन। कोवेलेंट में अगर आते हैं तो उसमें आपके पास कोवेलेंट भी बॉन्ड होगा प्लस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल। तो आपके पास इसका आंसर हमेशा कोवेलेंट में जाएगा। ठीक, इसमें हमारे पास ब्रास इज एलॉय जिसमें आपके पास कॉपर है और टिन है, तो इसमें तो मेटालिक बॉन्ड होगा ओनली, कॉपर में सिर्फ मेटालिक बॉन्ड होगा। डायमंड में, डायमंड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आइस मींस H2O, इसमें कोवेलेंट भी होगा एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो इसका आंसर जो है हमेशा कभी भी आपसे पूछे अगर कि मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, तो केमिकल का वर्ड तो नहीं खैर इसको यूज करना चाहिए था 12, तो इसका आंसर जो है आपके पास होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल का टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम? कोवेलेंट के लिए, मैक्रो नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा ढूंढना है। देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HF मॉलिक्यूल, आंसर हो गया खत्म। सिर्फ हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है आपके सामने ये क्वेश्चन आया, इसमें कह रहा है कि किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। हाइड्रोजन बॉन्ड होते किस में? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको बताया है कि पहली बात तो NH3 डायरेक्ट जो बताए थे H2O एंड HF में होंगे। अगले आपके पास हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक आपको बताया था एल्कोहल CXHY जिसके साथ लगा हो OH, सेकेंड इज CXHY COOH एंड द थर्ड इज CXHY NHX। तो इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं होती। मैंने आपको 6 मार्क करवा दिए, इससे पहले भी समझाया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, इसके अलावा किसी में नहीं होगी। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो इसलिए आपके पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, तो आपके पास बी ही आंसर बन रहा है। इसमें कह रहा है कि X की एक प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इज लेंथी, एबिलिटी ऑफ अ पॉलीमर टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द वॉल ऑफ बॉटल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ ग्रुप X टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट नीड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो X क्या हो जो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाए? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको जो चीज़ें बताई थी वो आपके सामने है। तो विच कैन what आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस विच कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? सो दिस इज, आपको इससे पहले ही बताया कि वी हैव अ 6 ओनली। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये बार बार दिखाता रहूँ कि इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसको पेश कर देते हैं आपके सामने दोबारा। तो इसमें से आप कहाँ पे, कौन से ऑप्शन पे चले गए? आप चले गए, आपके पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
इसमें भी HO का बॉन्ड है, इसमें भी OH का बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। वंस क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो अब जो है उसको समझने का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, द आंसर शुड बी सिंपल मॉलिक्यूल। तो ब्रास कैन नॉट बी आइस कंफर्म। ग्रेफाइट में आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं एंड वांडरवॉल भी होती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ना है वैसे इसको। तो इसके अलावा जो है आपको बता रहे हैं कि इसमें ये बॉन्ड्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट, same type of bond, same type of bonds between their atoms, atoms के दरमियान। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा, एल्यूमिनियम है एंड फास्फोरस है। एल्यूमिनियम में मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटल है। फास्फोरस में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। एटम की बात की, मॉलिक्यूल की बात नहीं की है, तो दिस थिंग हैज टू बी रेड। तो एटॉमिक बॉन्ड में हमारे पास आयनिक होता है, मेटेलिक होता है एंड कोवेलेंट होता है, बस। क्लोरीन, क्लोरीन में आपके पास कोवेलेंट होगा, जबकि आर्गन का एक एटम, आर्गन का दूसरा एटम, दे हैव नो बॉन्ड, तो इनके दरमियान वांडरवाल होगी। मैग्नीशियम में मेटेलिक होगा एंड सिलिकॉन में कोवेलेंट होगा, नॉन मेटल है। सल्फर में कोवेलेंट एंड क्लोरीन में भी कोवेलेंट। सल्फर आपको पता है S8 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है, तो Cl और Cl के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। और सल्फर जो है उसकी शक्ल जो है अब आपको दोबारा भी दिखाएंगे, तो इसमें S8 की फॉर्म में होता है, तो इसमें भी सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो D विल बी द आंसर। ये कह रहा है मीथेन एंड नियोन। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है देन नियोन। तो मीथेन जो है CH4 होता है, जबकि नियोन जो है ये होता है। तो दिस इज नॉन पोलर, कोई पोल ही नहीं होगा इस पे, इसने तो बॉन्डिंग ही नहीं की। दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो इनके दरमियान फोर्स जो होगी, नियोन नियोन में एंड मीथेन मीथेन में जो फोर्स होगी, दैट इज ओनली वांडरवॉल। एंड वांडरवॉल जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है एंड सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज़ अ ग्रेटर मास देन दिस। तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका मास 16 होता है, इसका मास 20 होता है, तो ये बात गलत हो गई, मीथेन का मास कम होता है। सेकेंड ऑप्शन, मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मीथेन मॉलिक्यूल हैव अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन नियॉन, दैट्स ट्रू, इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं। मीथेन मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस इज रॉन्ग, तो ये बात भी गलत हो गई। आयोडीन का जो क्रिस्टल होता है वो जेंटली हीट करने पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आयोडीन, आयोडीन का मतलब होता है I2। तो आपके पास I2 का एक मॉलिक्यूल, I2 का दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब ये जो है I, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, इनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, नॉन पोलर हैं ये दोनों, तो वांडरवाल हो सकती है। वांडरवाल का नाम है इंड्यूस्ड डायपोल। और फार्मूला, जब आप इसको हीट कर देते हैं सॉलिड को या लिक्विड को, तो इसकी सिर्फ ये वाली फोर्स ब्रेक होती है ऐसे, इसलिए इनका फार्मूला वही रहता है जो इनका ओरिजिनल फॉर्म में था। तो I2 I2 I2। अब इसमें कह रहा है कि किसमें वांडरवाल फोर्सेस ओवरकम हो रही हैं, ओवरकम वांडरवाल, वांडरवाल फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर में, नॉन पोलर। इनमें से इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है